इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, दिलचस्प कानूनी मामले की तहों में उतर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला है। रेखा शरद उशीर बनाम सप्तश्रृंगी महिला नागरी सहकारी पत संस्था लिमिटेड। जी। पहली नजर में ये मामला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट यानी एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत एक चेक बाउंस का मतलब सीधा साधा मामला लग सकता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, कहानी में कई परतें हैं और एक बड़ा मोड़ है जो कानूनी प्रक्रिया, निष्पक्षता और सच्चाई छुपाने के क्या नतीजे हो सकते हैं, इस पर गहरी रोशनी डालता है। बिल्कुल सही। तो आज हमारी खोज यही समझने की है कि कैसे अदालत के सामने, खासकर बिल्कुल शुरुआत में, कुछ जरूरी बातों को छुपा लेना पूरे मामले की दिशा और दशा बदल सकता है। बिल्कुल, ये मामला इस बात का एक सटीक उदाहरण है कि कैसे एक मतलब फाइनेंशियल डिस्प्यूट, पैसों का लेन देन, कैसे एक क्रिमिनल केस में बदल सकता है। हाँ। और फिर कैसे अदालत का फोकस जो मूल दावा है उससे हटकर शिकायत करने वाले के अपने बर्ताव पर चला जाता है। अच्छा। पृष्ठभूमि में तो एनआई एक्ट की धारा 138 है ही जो चेक बाउंस से डील करती है, लेकिन इस केस का जो असली सार है, जो सबक है, वो कानून की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल और उसमें ईमानदारी कितनी जरूरी है उसके बारे में है। ये दिखाता है कि अदालतें सिर्फ ये नहीं देखती कि भाई दावा क्या है, बल्कि ये भी बहुत गंभीरता से देखती हैं कि दावा किस तरह से पेश किया गया है, कितनी सच्चाई से पेश किया गया है। चलिए, तो फिर इसकी परतें खोलते हैं और कहानी की शुरुआत से समझते हैं। मामला शुरू होता है अपीलकर्ता रेखा उशीर से। वो कर्जदार हैं जी। उन्होंने 2006 में प्रतिवादी यानी सप्तश्रृंगी महिला नागरिक सहकारी पत संस्था लिमिटेड, ये एक सहकारी समिति है, इनसे कुछ लोन लिया था। ठीक है। और लोन लेते समय, जैसा कि अक्सर होता है, उन्होंने सिक्योरिटी के तौर पर या गारंटी कह लें, 2 खाली चेक समिति को दिए थे। हाँ, यहीं पर वो सिक्योरिटी चेक वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है जो समझना जरूरी है। हाँ, बताएं जरा इसके बारे में। देखिए, ये वो चेक होते हैं जो आमतौर पर लोन लेते समय या किसी कॉन्ट्रैक्ट के समय दिए जाते हैं। अच्छा। इनका मकसद तुरंत पेमेंट करना नहीं होता, बल्कि एक तरह की गारंटी होती है कि अगर भविष्य में कोई देनदारी बनी और उसका पेमेंट नहीं हुआ तो फिर इस चेक को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अपने आप में कई बार विवाद का विषय बन जाते हैं कि क्या ये वाकई कानूनी तौर पर लागू करने योग्य डेट और लायबिलिटी के लिए है, खासकर जब वो खाली दिए गए हों। सही कहा। तो इन 2 चेकों में से पहला चेक, जिसका नंबर था 010721, उसे समिति ने 2007 में बैंक में लगाया। जी। और वो बाउंस हो गया। इस पर समिति ने फिर धारा 138 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की। एक क्रिमिनल केस दर्ज हुआ, नंबर 1355/2007। ठीक है, ये तो हुई पहली कड़ी। हाँ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये मामला कई साल चला और आखिरकार 2016 में कर्जदार यानी रेखा उशीर ने अदालत में उस केस से जुड़ी जो भी रकम थी वो चुका दी। अच्छा, सेटलमेंट हो गया। हाँ, और फिर मामला वापस ले लिया गया और अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। तो यहाँ तक लगता है कि चलो, एक विवाद था, वो सुलझ गया। हाँ, यहाँ तक तो सब सामान्य प्रक्रिया लगती है। एक लोन, चेक बाउंस, केस चला, समझौता हुआ, पैसे दिए, केस खत्म। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, असली मोड़ तो अब आने वाला था। बिल्कुल। इसी दौरान समिति का एक और दावा भी चल रहा था या सामने आया। उनका कहना था कि उन्होंने 2006 वाले लोन के अलावा 2008 में रेखा उशीर को एक दूसरा बड़ा लोन भी दिया था। ओ अच्छा, एक और लोन। हाँ, करीब 11,97,000 रुपए का। ये बात ध्यान में रखनी होगी क्योंकि आगे की कहानी इसी दावे के आसपास घूमती है। ठीक है, तो पहले मामले का निपटारा हुआ 2016 में और उसके कुछ ही दिनों बाद समिति ने क्या किया कि वो दूसरा वाला सिक्योरिटी चेक, जो असल में दिया तो 2006 में ही गया था। हाँ, बिल्कुल, पहले लोन के साथ ही उसे बैंक में लगा दिया भुनाने के लिए। ये चेक नंबर था 010722 और इस पर रकम बहुत बड़ी भरी गई थी, 27,40,973 रुपए, 27 लाख से भी ज्यादा। बाप रे। और समिति का दावा ये था कि ये रकम उस कथित 2008 वाले लोन और उस पर जो ब्याज वगैरह लगा उसकी अदायगी के लिए है। अच्छा, मतलब 2006 में दिए चेक को 2008 के कथित लोन के लिए इस्तेमाल किया गया, वो भी 2016 में। हाँ, यही उनका दावा था और अक्टूबर 2016 में ये चेक भी बाउंस हो गया। और जैसे ही चेक बाउंस हुआ, समिति ने फिर से वही रास्ता अपनाया, धारा 138 का। जी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया शुरू की और इसका पहला कदम होता है कानूनी नोटिस भेजना। हाँ। समिति ने रेखा उशीर को एक लीगल नोटिस भेजा। अब यहाँ
एनआई एक्ट की धारा 138 की प्रक्रिया को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जी जरूर। जब कोई चेक बैंक में पैसे कम होने की वजह से बाउंस होता है, तो जिससे पैसे मिलने थे यानी चेक होल्डर, उसको बैंक से इंफॉर्मेशन मिलने के 30 दिन के अंदर चेक देने वाले को एक रिटन नोटिस भेजना होता है। ठीक है। जिसमें वो बकाया रकम चुकाने की मांग करता है। अगर नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर चेक देने वाला वो रकम नहीं चुकाता है, तब एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत इसे एक क्रिमिनल ऑफेंस, एक अपराध माना जाता है और फिर लीगल एक्शन शुरू हो सकता है। तो समिति ने नोटिस भेज दिया, लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई जो उस कोर्ट के फैसले में भी दर्ज है। क्या? समिति ने अपने इस लीगल नोटिस में साफ तौर पर 2008 वाले कथित लोन से जुड़े कुछ दस्तावेजों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि भाई ये चेक उस लोन के संबंध में है जिसके ये दस्तावेज हैं। बिल्कुल, और यहीं से मामले ने वो मोड़ लेना शुरू किया जिसकी हम बात कर रहे हैं। नोटिस में दस्तावेजों का जिक्र करना ये तो चलो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो असामान्य था। तो हुआ ये कि कसबान मेघावशीर ने उस नोटिस को इग्नोर नहीं किया। उन्होंने अपने वकील के जरिए उस नोटिस का बाकायदा जवाब दिया। अच्छा? एक बार नहीं बल्कि 2 बार जवाब भेजा गया। पहला 28 नवंबर 2016 को और दूसरा 13 दिसंबर 2016 को। 2 बार? क्या कहा उन्होंने जवाब में? इन जवाबों में उन्होंने मूल रूप से 2 बातें कहीं। पहली, उन्होंने समिति के दावे को नकारा कि भाई ऐसी कोई देनदारी नहीं है। और दूसरी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा आपने अपने नोटिस में कुछ लोन दस्तावेजों का जिक्र किया है जिनके आधार पर आप ये रकम मांग रहे हैं। मेहरबानी करके हमें उन दस्तावेजों की कॉपी दें ताकि हम आपके दावे को समझ सकें और उसका ठीक से जवाब दे सकें। ये तो बिल्कुल वाजिब मांग थी। मतलब अगर कोई आप पर किसी डॉक्यूमेंट के बेस पर क्लेम कर रहा है तो आपका हक बनता है कि आप वो डॉक्यूमेंट देखें। हाँ बिल्कुल, ताकि आप अपना बचाव कर सकें या स्थिति साफ कर सकें। क्लेम को डिनाई किया, बल्कि वो जानकारी मांगी जिस पर क्लेम आधारित था। लेकिन अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का केंद्र बिंदु बना। क्या किया समिति ने? समिति ने इन दोनों पत्रों का क्या किया? क्या उन्होंने दस्तावेज भेजे? नहीं, बल्कि उन्होंने 15 दिसंबर 2016 को, यानी दूसरा पत्र मिलने के सिर्फ 2 दिन बाद, सीधे मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर रेखा उशीर के खिलाफ एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत एक नई आपराधिक शिकायत यानी क्रिमिनल केस नंबर 6482-016 दर्ज कर दी। अरे, मतलब जवाब का इंतजार नहीं, दस्तावेज नहीं दिए, सीधा केस। हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अपनी इस शिकायत में और बाद में मजिस्ट्रेट के सामने जो उनका शुरुआती बयान होता है, वेरिफिकेशन स्टेटमेंट, उसमें समिति ने कर्जदार द्वारा भेजे गए इन दोनों पत्रों का कहीं कोई जिक्र ही नहीं किया। ओहो, यही है वो तथ्यों का दमन या सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स जिसकी बात हो रही थी। हाँ, समिति ने अदालत के सामने एक ऐसी तस्वीर पेश करने की कोशिश की कि भाई हमने नोटिस भेजा, कर्जदार ने या तो जवाब नहीं दिया या बस गोलमोल सा जवाब दिया और पैसे नहीं चुकाए, इसलिए अब हम कोर्ट आए हैं। उन्होंने ये बात पूरी तरह छुपा ली कि कर्जदार ने साफ तौर पर उन दस्तावेजों को मांगा था जिनका जिक्र खुद समिति ने अपने नोटिस में किया था। तो समिति ने कर्जदार की जो कोशिश थी स्पष्टीकरण मांगने की, जानकारी मांगने की, उसको पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और कोर्ट से भी छुपा लिया। ये सुनने में ही गलत लग रहा है, लेकिन कानूनी तौर पर ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया? आखिर चेक तो बाउंस हुआ ही था। ये बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि हमारी जो न्याय प्रणाली है वो भरोसे पर चलती है, खासकर शुरुआती स्टेज में। अच्छा। जब कोई व्यक्ति अदालत में न्याय मांगने आता है तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो पूरी सच्चाई और ईमानदारी से अपनी बात रखेगा। क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करना, किसी के खिलाफ समन जारी करवाना, ये सब बहुत गंभीर कदम है। हाँ बिल्कुल। अदालतें अक्सर शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए तथ्यों और बयानों पर भरोसा करके ही प्रक्रिया शुरू करती हैं। अगर शिकायतकर्ता ही महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपा रहा है, खासकर ऐसे तथ्य जो सीधे मामले से जुड़े हों और जिनसे शायद शिकायत की बुनियाद पर ही सवाल उठ जाए, तो ये पूरी प्रक्रिया की पवित्रता को भंग करता है। तो ये सिर्फ एक छोटी मोटी चूक नहीं मानी गई? बिल्कुल नहीं। इसे अदालत ने भौतिक चूक या मटेरियल ओमिशन माना। ये उस कानूनी सिद्धांत से जुड़ा है जिसे क्लीन हैंड्स डॉक्ट्रिन कहते हैं। मतलब जो न्याय मांगने आया है उसके अपने हाथ साफ होने चाहिए। क्लीन हैंड्स। हाँ, वो खुद किसी तरह की धोखाधड़ी या बेईमानी में लिप्त नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक पुराना और बहुत महत्वपूर्ण केस एसपी चेंगलवारा नायडू बनाम जगन्नाथ का हवाला भी दिया। अच्छा, उसमें क्या कहा गया था?
उस मामले में अदालत ने कहा था कि जो व्यक्ति अदालत से धोखाधड़ी करता है या झूठ पर आधारित मामला लेकर आता है, वो असल में अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को अदालत से कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए और उसके मामले को किसी भी स्टेज पर खारिज किया जा सकता है। समझ गया। इस मामले में कर्जदार के पत्रों को छुपाना अदालत की नज़र में इसी तरह का एक काम था, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग, अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ। अच्छा, तो ये मामला फिर निचली अदालतों से गुजरा, हाई कोर्ट गया और फिर आखिर में सुप्रीम कोर्ट। जब निचली अदालतों से राहत नहीं मिली तो अपील दर अपील ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जी। वहां समिति यानी प्रतिवादी ने जरूर ये तर्क दिया होगा कि भाई एनआई एक्ट की धारा 139 में तो एक कानूनी अनुमान है, एक प्रिजम्पशन है। हाँ, ये बहुत कॉमन तर्क है। ये अनुमान कहता है कि जब तक उल्टा साबित ना हो, यही माना जाएगा कि चेक किसी कर्ज या देनदारी के भुगतान के लिए ही दिया गया था। बिल्कुल। तो समिति ने शायद कहा होगा कि कर्जदार को ये अनुमान ट्रायल के दौरान खंडित करना चाहिए और मामला सिर्फ इसलिए खारिज नहीं होना चाहिए कि हमने शुरू में कुछ पत्र नहीं दिखाए थे। हाँ, ये तर्क जरूर दिया गया होगा क्योंकि धारा 139 एनआई एक्ट के मामलों का एक मजबूत आधार है। ये बोझ कर्जदार पर डालता है कि वो साबित करे कि चेक किसी वैध देनदारी के लिए नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को एक अलग नजरिए से देखा। उन्होंने अपना ध्यान मामले के बिल्कुल शुरुआती चरण पर लगाया, यानी जब शिकायत दर्ज की गई और मैजिस्ट्रेट ने उस पर संज्ञान लिया, कॉग्निजेंस लिया। संज्ञान लेना मतलब? संज्ञान लेने का मतलब है कि मैजिस्ट्रेट ने पहली नजर में पाया कि हाँ, इस शिकायत में दम है, मामला आगे बढ़ाने लायक है और आरोपी को समन जारी किया जाना चाहिए। ये सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 और 204 के तहत होता है, जिसमें मैजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता का और अगर कोई गवाह है तो उसका बयान दर्ज करते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस शुरुआती बिंदु पर क्या पाया? सुप्रीम कोर्ट ने समिति के विरोधाभासी रवैये को पॉइंट आउट किया। एक तरफ वो अपने नोटिस में दस्तावेजों का जिक्र कर रहे हैं, ये जता रहे हैं कि उनका दावा उन पर आधारित है। हाँ। दूसरी तरफ जब कर्जदार वही दस्तावेज मांग रही है तो वो उन पत्रों को पूरी तरह से छुपा रहे। अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि समिति ने बहुत बाद में, जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, तब एक एडिशनल एफिडेविट के जरिए ये कहने की कोशिश की कि उन्होंने कुछ दस्तावेज जैसे अकाउंट्स के स्टेटमेंट कर्जदार के वकील को 29 नवंबर 2016 को दिए थे। लेकिन क्या अदालत ने इस बात को माना, देर से कही गई बात को? नहीं, अदालत ने इसे एक बाद में गढ़ी गई बात, एक आफ्टरथॉट माना। क्यों? क्योंकि इस कथित दस्तावेज देने का जिक्र न तो मूल क्रिमिनल कंप्लेंट में था, न ही मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए शुरुआती बयान में था। अच्छा। और न ही समिति ने कर्जदार के 13 दिसंबर वाले दूसरे पत्र का कोई जवाब दिया था, जिसमें फिर से दस्तावेज मांगे गए थे। अगर दस्तावेज 29 नवंबर को दे दिया होते तो समिति ये बात अपनी शिकायत में या बयान में जरूर कहती, या कम से कम दूसरे पत्र के जवाब में तो लिखती। सही बात है। इसका कोई सबूत नहीं था। इसलिए अदालत का निष्कर्ष यही रहा कि कर्जदार के पत्रों को, जिनमें दस्तावेज मांगे गए थे, जानबूझकर छुपाया गया था और ये एक भौतिक चूक थी, मटीरियल ओमिशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के लिए ये शुरुआती बेईमानी या जानकारी छुपाना इतना गंभीर था कि उन्होंने वो धारा 139 वाले अनुमान पे जाने की जरूरत ही नहीं समझी। मतलब चेक बाउंस होने के फैक्ट के बावजूद प्रक्रिया में जो गड़बड़ी थी वो ज्यादा भारी पड़ गई। हाँ, बिल्कुल यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट का तर्क ये था कि अगर समिति ने ईमानदारी से वो पत्र भी मैजिस्ट्रेट के सामने रखे होते जब उन्होंने शिकायत दर्ज की थी और अपना बयान दिया था सीआरपीसी की धारा 200 के तहत, तो स्थिति अलग हो सकती थी। कैसे? मजिस्ट्रेट उन पत्रों को देखकर समिति से सवाल पूछ सकते थे, भाई जब कर्जदार ये दस्तावेज मांग रही है जिन पर आपका दावा आधारित है, तो आपने क्यों नहीं दिए? या क्या इन दस्तावेजों के बिना कर्जदार आपकी नोटिस का ठीक से जवाब दे सकती है? सही है। हो सकता है कि इन सवालों के संतोषजनक जवाब न मिलने पर मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 203 के तहत शिकायत को शुरुआती स्टेज पर ही खारिज कर देते। धारा 203? जी, धारा 203 मजिस्ट्रेट को ये अधिकार देती है कि अगर उन्हें लगता है कि कार्रवाई आगे बढ़ाने का पर्याप्त आधार नहीं है तो वो शिकायत खारिज कर सकते हैं। अच्छा, तो छुपाए गए पत्रों से मजिस्ट्रेट की जो संज्ञान लेने की प्रक्रिया थी वो ही प्रभावित हो सकती थी? निश्चित रूप से, क्योंकि कर्जदार उन दस्तावेजों के बिना, जिन पर समिति खुद अपना दावा टिका रही थी, नोटिस का ठीक से जवाब देने की स्थिति में ही नहीं थी। इस तरह जो जरूरी बातचीत थी, संवाद था, उसको छुपाकर और अदालत को एक अधूरी तस्वीर दिखाकर
क्रिमिनल केस शुरू करवाना सुप्रीम कोर्ट की नज़र में कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग था। अब्यूज ऑफ प्रोसेस। जी, और जब ऐसा दुरुपयोग पाया जाता है तो अदालत के पास सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी इनहेरेंट पावर्स, अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल करके ऐसी कार्यवाही को रद्द करने का अधिकार होता है ताकि न्याय का मखौल न उड़े और अदालत की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल ना हो। बिल्कुल। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अंततः समिति द्वारा दायर की गई वो आपराधिक शिकायत रद्द कर दी। तो इस पूरे मामले का निचोड़ क्या निकलता है? हमारे श्रोताओं के लिए इसका क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि एनआईए एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस का मामला सिर्फ ये साबित करने तक ही नहीं है कि भाई चेक दिया, वो बाउंस हुआ और नोटिस के बाद पैसे नहीं मिले। नहीं, उतना नहीं है। ये इस बात पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि आप अपना मामला अदालत के सामने पेश कैसे करते हैं। क्या आप पूरी सच्चाई बता रहे हैं? क्या आपने कोई जरूरी बात छुपाई है? बिल्कुल। इस मामले से तो यही लगता है कि शुरुआती दौर में की गई ऐसी गलती, मतलब महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाना, पूरे केस के लिए घातक हो सकती है, भले आपका मूल दावा कितना ही मजबूत क्यों ना लगे। बिल्कुल सही समझा आपने। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है वो है प्रोसीजरल फेयरनेस, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता पर सुप्रीम कोर्ट का जोर। अदालत का संदेश साफ है, कानूनी प्रक्रिया न्याय पाने का एक माध्यम है। इसे चालाकी या बेईमानी से अपने पक्ष में करने का हथियार नहीं बनाया जा सकता। शिकायतकर्ता का ये कर्तव्य है कि वो अदालत के सामने शुरू से ही सच्चाई और ईमानदारी बरते। बिल्कुल। अगर आप ऐसा नहीं करते तो भले ही आपका दावा कितना ही सही क्यों न हो, अदालत आपको अपनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की इजाजत नहीं देगी। ये उन सभी के लिए एक तरह की चेतावनी है जो कानूनी विवादों में उलझे हैं, चाहे वो कर्जदार हों या लेनदार, कि अदालतें सिर्फ दावे की रकम ही नहीं, दावेदार के आचरण को भी बहुत गंभीरता से लेती हैं। ये भी स्पष्ट करना जरूरी है शायद कि आपराधिक शिकायत रद्द होने का मतलब ये नहीं है कि समिति का जो कथित कर्ज था वो अपने आप खत्म हो गया। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में साफ किया। अच्छा। आपराधिक शिकायत इसलिए रद्द हुई क्योंकि उसे दायर करने की जो प्रक्रिया थी उसमें गंभीर खामी थी, तथ्यों को छुपाया गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि समिति अब वो पैसा वसूलने के लिए कोई और कानूनी कदम नहीं उठा सकती। ठीक है। अगर उनके पास 2008 के कथित लोन के वैलिड प्रूफ हैं और अगर कानून की जो समय सीमा है, लिमिटेशन पीरियड, वो अभी खत्म नहीं हुई है, तो वो उस रकम की वसूली के लिए दीवानी मुकदमा यानी सिविल सूट दायर कर सकते हैं। अच्छा, सिविल सूट का रास्ता खुला है? हाँ, बिल्कुल। दीवानी अदालत फिर सबूतों के आधार पर तय करेगी कि क्या वाकई कोई कर्ज बकाया है या नहीं। आपराधिक मामला प्रक्रिया के दुरुपयोग के कारण रद्द हुआ, मूल वित्तीय दावे की मेरिट पर अंतिम फैसला अभी भी बाकी है, अगर समिति उसे दीवानी रास्ते से आगे बढ़ाना चाहे तो। वाकई कानूनी कार्रवाई में पारदर्शिता और ईमानदारी के महत्व पर यह एक बहुत ही सशक्त टिप्पणी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। निश्चित रूप से ये मामला एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है, कानूनी लड़ाई में क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रक्रिया की पवित्रता या दावे की अंतर्निहित सच्चाई? ये बड़ा सवाल है। और क्या प्रक्रिया के लेवल पर की गई बेईमानी, भले वो छोटी लगे, इतनी भारी पड़ सकती है कि वो सच्चाई को पूरी तरह सामने आने का मौका दिए बिना ही न्याय का दरवाजा बंद कर दे। ये दिखाता है कि न्याय तक पहुंचने का जो रास्ता है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी कि न्याय की मंजिल।